हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूनिट 3 और आपका पूरा यूनिट 3 दो पार्ट में कंप्लीट होगा। तो ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूनिट 3 में। पहला आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे यस से और यहाँ पे एसडी अप्रोच क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस और यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन अप्रोच क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और यहाँ देखिए JSD क्या होता है, यानी कि जैक्सन स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी पिछले साल आया हुआ है। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इनटू ए इम्प्लीमेंटेशन। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू मैप द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यहाँ पे OMT में जो यहाँ पे 3 मॉडल होते हैं इसके बारे में बताना है। और यहाँ देखिए हाउ इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डिजाइन अटैच्ड विद द OMT। अब यहाँ देखिए ये जो आपका OMT है, OMT क्या होता है मैंने यहाँ बता दिया था यूनिट 1 में। तो आप जाएंगे यूनिट 1 में पार्ट 1 लेक्चर में, तो इसमें पूरा बता दिया था कि यहाँ पे OMT क्या होता है, OMT में कितने यहाँ पे स्टेज होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने बता दिया था। और मैं आपको बताया था कि यहाँ जो OMT होता है, OMT जो यहाँ पे पहला स्टेज होता है जिसका नाम है एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या करता है, ये जनरेट करता है 3 मॉडल। पहला आपका होता है ऑब्जेक्ट मॉडल, और दूसरा आपका होता है डायनेमिक मॉडल, और तीसरा आपका होता है फंक्शनल मॉडल। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बता दिया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे 3 मॉडल बताना है आपको OMT में, और बताना है आपको कि हाउ इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अटैच, यानी कि यहाँ पे OOD कैसे यहाँ पे अटैच है ये आपको बताना है। तो जो लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि OMT क्या होता है वो लोग जाएंगे यूनिट 1 में, मैं आपको पूरा बता दिया हूँ कि यहाँ पे OMT क्या होता है, इसके यहाँ पे कितने स्टेज होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब जान लीजिए इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक सिंगल क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एसए और एसडी ये दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होते हैं, मेथड होते हैं। इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन दोनों का मेन गोल होता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की यहाँ क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो उसमें जो यहाँ पे रिस्क आती हैं, उस रिस्क को यहाँ पे कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे एस से एस डी क्या होता है, एक डायग्रामेटिक नोटेशन होता है जिसका उपयोग करके आप सिस्टम को आसान तरीके से समझ सकते हो उसका डिजाइन करने में, यानी कि आप जो है सिस्टम को आसान तरीके से समझ करके उसका डिजाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ देखिए इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ देखिए इट इस्टेब्लिश कंक्रीट मैनेजमेंट स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो यहाँ पे आपका यह सारे डॉक्यूमेंट होता है इसका उपयोग किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए। कहने मतलब क्या हुआ कि हमने जिस सिस्टम को, या फिर मैंने जो बना रहा हूँ यहाँ पे टारगेट सिस्टम, तो जिस टास्क को परफॉर्म करना है क्या उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। इसका मेन गोल होता है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एस से एस डी में यहाँ क्या होते हैं, 2 होते हैं फेज, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो आपका होता है एस से एस डी में। तो एस से एस डी में क्या बताया कि ये दोनों क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड होते हैं। तो एस से एस डी में क्या होता है, 2 फेज होता है। पहला आपका होता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, और दूसरा आपका होता है, ये आपका पहला हो गया, दूसरा आपका होता है स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। अब यहाँ देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एनालाइज करते हैं, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं उसमें क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सभी रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गैदर करते हैं। यहाँ देखिए
इन सभी रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक बनाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में लिखेंगे कि हमने जो सिस्टम डेवलप करना है उस सिस्टम के लिए हमें क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि हमें क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी, हमें क्या क्या यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, एनालाइज फेज में यहाँ पे रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और हम लोग यहाँ देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करे हो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। अब दूसरा आपका फेज होता है स्ट्रक्चर डिजाइन, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो हमने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालाइज फेज में हमने जो यहाँ पे एनालाइज किया था, जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो इसका रिक्वायरमेंट था, उन सभी रिक्वायरमेंट को हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन के फेज में क्या करते हैं, गैदर करते हैं। यानी कि हमने जो यहाँ पे एनालाइज फेज में सोचा था, लिखा था, तो उस सभी रिक्वायरमेंट को हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन क्या करते हैं, गैदर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होता है दो फेज, पहला आपका होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस और दूसरा आपका होता है स्ट्रक्चर डिजाइन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है SCSD, इसका मेन यहाँ पे फोकस क्या होता है, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए और यहाँ पे सॉलिडिटी करने के लिए, यानी इसका मेन फोकस क्या होता है, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और जो आपका यहाँ होता है SCSD, ये हमारा बेस होता है DFD पे। अब DFD क्या होता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूरा बढ़िया तरीके बताया इसके बारे में कि यहाँ पे DFD क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम। तो SCSD क्या होता है, DFD पे बेस होता है। अब यहाँ देखिए SCSD में होता है टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो उसको आप यहाँ पे SC और SD की सहायता से उसको आसान तरीके से समझ सकते हो, उसको आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सिस्टम होता है, इस सिस्टम को यानी कि जो यहाँ मॉड्यूल होता है या फिर मेन आपका जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आप यहाँ पे सब सिस्टम में ब्रेक करके जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जहाँ प्रॉब्लम होती है, जो यहाँ पे एरर होती है, उसको आप यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे सिस्टम को ब्रेक डाउन करके आसान तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन जो यहाँ पे JSD अप्रोच होता है, इसमें हम लोग सिस्टम को यानी कि यहाँ पे सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आसान तरीके से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि JSD में यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस होता है। लेकिन SCSD में हम सिस्टम को आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे होता है SCSD, इसमें होते हैं 3 पॉइंट। जब हम लोग यहाँ पे SC और SD को कंबाइन करते हैं तो इसको जाना जाता है SAD के रूप में। और यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, पहला आपका होता है सिस्टम, दूसरा आपका होता है प्रोसेस और तीसरा आपका क्या होता है, टेक्नोलॉजी होता है। अब SCSD में क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं, पहला आपका होता है एनालिसिस फेज और दूसरा आपका होता है डिजाइन फेज। मैंने इसके पीछे बता दिया था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालाइज क्या होता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन फेज क्या होता है। अब यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर एनालाइज फेज में यूज होते हैं DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम, और यहाँ पे डेटा डिक्शनरी, और यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और यहाँ पे ER डायग्राम। अब यहाँ देखिए, डिजाइन फेज में यूज होते हैं स्ट्रक्चर चार्ट और यहाँ पे स्यूडो कोड, यानी कि स्ट्रक्चर चार्ट एंड स्यूडो कोड यूजिंग इन द डिजाइन फेज। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए SCSD में यहाँ पे कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं। पहला आपका होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें क्या होता है, स्टेक होल्डर का, यूजर का, कस्टमर का, इन सभी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गैदर करते हैं। और गैदर करने के बाद जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालाइसिस में क्या करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एनालाइज करने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, डेटा मॉडलिंग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। किसका यूज करके, यहाँ देखिए, डेटा मॉडलिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। रिप्रेजेंट दी डेटा यूज्ड इन द सिस्टम एंड रिलेशनशिप बिटवीन दी डेटा एलिमेंट। उसके बाद डेटा मॉडलिंग के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस मॉडलिंग करते हैं। किसका यूज करके, फ्लो चार्ट का और यहाँ पे DFD का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे जो है मॉडलिंग को यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, 5वां आपका स्टेप होता है इनपुट आउटपुट डिजाइन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूजर को यहाँ पे शामिल करके इसका जो यहाँ पे रिपोर्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताएगा कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे एरर है, तो उसको यहाँ पे इम्प्रूव करके हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। यानी कि जिसका रिक्वायरमेंट है, जिसने बताया कि यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो इसको यहाँ पे इन्वॉल्व करके जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी डिजाइन करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे उसको डिजाइन करते हैं 6 स्टेप में स्ट्रक्चर डिजाइन। अब आपका यहाँ पे लास्ट स्टेप होता है, वो आपका स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। यानी कि यहाँ हम लोग टेस्ट करते हैं जो हमने सिस्टम बनाया है उसके फंक्शन के बारे में।
कि हमने जो यहाँ पे लिखा था क्या वही सिस्टम बना है कि नहीं बना है, यानी कि जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने सिस्टम को बनाया है क्या उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 7th स्टेप में चेक करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए SARD का एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है। पहला आपका है कि ड्यूरिंग स्ट्रक्चर डिजाइन डेटा फ्लो डायग्राम प्रोसेस आर ग्रुप्ड इनटू टास्क एंड एलोकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस एंड CPU। दूसरा आपका है कि जो यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम होता है, डेटा फ्लो डायग्राम प्रोसेस, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन में। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर चार्ट होता है इसको यहाँ पे क्रिएट किया जाता है किसके लिए, प्रोसीजर कॉल ट्री को यहाँ पे शो करने के लिए। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी SA एंड दी AD। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। अब आगे देखिए, अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है कि OMT में 3 मॉडल को बताइए, यहाँ पे कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो OMT क्या होता है मैंने आपको पूरा बता दिया है, यूनिट 1 के पार्ट नंबर 2 लेक्चर में देखेंगे तो इसमें पूरा बताया मैंने कि OMT क्या होता है, इसमें कितने सारे यहाँ पे स्टेज होते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि OMT में 3 मॉडल कौन कौन से होते हैं और यहाँ पे OOAD किस प्रकार से OMT से यहाँ पे अटैच है, एग्जाम्पल के साथ बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको बताया था कि OMT में पहला आपका यहाँ पे स्टेज होता है एनालिसिस फेज। तो एनालिसिस फेज यहाँ पे जनरेट करता है 3 मॉडल। पहला आपका होता है ऑब्जेक्ट मॉडल और दूसरा आपका यहाँ होता है डायनामिक मॉडल और तीसरा आपका होता है फंक्शनल मॉडल। अब यहाँ देखिए, पहला आपका है ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मॉडल शो करता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को, ऑब्जेक्ट मॉडल शो करता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मॉडल पूरे सिस्टम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देता है, ऑब्जेक्ट मॉडल पूरे सिस्टम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देता है और ये इम्फेसिस करता है किसको, ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे क्लास को। ठीक, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट मॉडल आर क्लास एंड देयर एसोसिएशन विथ एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे पूरे जो आपका सिस्टम होता है उस पूरे सिस्टम को ये ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ पे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को शो करता है। और यहाँ पे दूसरा आपका होता है डायनामिक मॉडल। तो डायनामिक मॉडल जो है ये शो करता है आर्टिफैक्ट के बीच में जो यहाँ पे इंटरेक्शन होती है, इसके इंटरेक्शन को शो करता है डायनामिक मॉडल। अब यहाँ देखिए, डायनामिक मॉडल में यहाँ में शामिल होती है कौन कौन सी चीज़, स्टेट हो गया, इवेंट हो गया, स्टेट डायग्राम हो गया, यानी कि इसको बोला जाता है ट्रांजिशन डायग्राम। तो यहाँ पे स्टेट, इवेंट, स्टैटिक डायग्राम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं डायनामिक मॉडल में। इसलिए इसका मेन कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद डायनामिक मॉडल आर द स्टेट ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट इवेंट टू ट्रिगर द ट्रांजिशन। और यह जो है इसमें जो यहाँ पे क्या होता है, प्री डिफाइंड रिलेशनशिप, यानी कि डायनामिक मॉडल क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, इसमें क्या होता है प्री डिफाइंड रिलेशनशिप होता है, आर एग्रीगेशन एंड दी जनरलाइजेशन। सो दीज आर दी डायनामिक मॉडल। अब आगे देखिए, आगे आपका है फंक्शनल मॉडल। तो जो आपका फंक्शनल मॉडल होता है ये क्या करता है, डिपेंड करता है सिस्टम के मेथड के बारे में, सिस्टम के मेथड के बारे में डिपेंड करता है कौन, फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल जो है ये शो करता है, फोकस करता है कि यहाँ पे डेटा किस प्रकार से यहाँ पे स्टोर हो रही है, डेटा किस प्रकार से यहाँ पे फ्लो हो रही है, हाउ डेटा इज फ्लो, इसका मेन फोकस होता है। यानी कि डेटा कहाँ पे स्टोर है और जो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इसके बारे में बताता है फंक्शनल मॉडल, यानी कि डेटा किस प्रकार से यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब यहाँ देखिए, इसमें आप शामिल होता है यानी कि मेन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन द फंक्शनल मॉडल। पहला आपका होता है डेटा, डेटा फ्लो, डेटा स्टोर, प्रोसेस, एक्टर, यानी कि डेटा कहाँ पे स्टोर है, वेयर डेटा स्टोर, और यहाँ पे डिफरेंट जो यहाँ पे प्रोसेस होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, इन सभी के बारे में बताता है फंक्शनल मॉडल। अब यहाँ देखिए, फंक्शनल मॉडल क्या करता है, पूरे प्रोसेस को, और जो यहाँ पे एक्शन होता है तो DFD की सहायता से, डेटा फ्लो डायग्राम की सहायता से, जिसमें प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक्शन होता है, तो इनको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है फंक्शनल मॉडल। ठीक, अब यहाँ देखिए ये जो आपका होता है OOD किस प्रकार से, कैसे यहाँ पे OMT से अटैच है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मॉडल यूज़ किया है, पहला आपका है ऑब्जेक्ट मॉडल और दूसरा आपका है डायनामिक मॉडल और तीसरा आपका है फंक्शनल मॉडल। तो ये तीनों चीज़ें यानी कि तीनों मॉडल यूज होते हैं किसमें, OOD में, इसीलिए OOD अटैच होता है किससे, OMT से। तो सारा चीज़ जो आपने यहाँ पे लिखा है वही सारा चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे और बता देंगे, इसलिए यहाँ पे OOD यहाँ पे अटैच होता है OMT में। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ देखिए, ऑपरेशन आर अटैच टू ऑब्जेक्ट इन दी ऑब्जेक्ट मॉडल बट मोर फुली एक्सपेंडेड इन दी फंक्शनल मॉडल। तो ये आपका हो गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे JSD क्या होता है, यानी कि जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है। तो जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट, इसका उपयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि जो यहाँ पे होता है जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम डेवलपमेंट मेथड होता है। अब यहाँ देखिए, जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट, इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत ही कम होता है। यानी कि जब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम होगा तब आप सिस्टम को, यहाँ पे सिस्टम होती है, इस सिस्टम को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड होता है, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट मेथड होता है जिसका उपयोग होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए। तो या तो ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को डायरेक्टली करता है कवर, या फिर देता है फ्रेमवर्क, यानी कि या तो ये डायरेक्टली इसके साइकिल को कंप्लीट करता है, या फिर यह जो है क्या करता है, जो आपका सिस्टम होता है उस सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। ठीक, अब आगे देखिए, JSD कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट इन ए प्रोजेक्ट व्हेन देयर इज ओनली जनरल स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट। जब यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट यानी कि जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट का यूज होता है तब यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। हाउ आर मेनी प्रोजेक्ट दैट हैव यूज JSD, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है JSD में, और JSD में जो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बहुत ही कम होता है। ठीक, अब आगे देखिए कि JSD में कितने सारे यहाँ फेज होते हैं। तो यहाँ पे JSD में यहाँ पे होते हैं 3 फेज। अब यहाँ देखिए, JSD में होते हैं 3 फेज। पहला आपका होता है मॉडलिंग फेज, दूसरा आपका होता है स्पेसिफिकेशन फेज, और तीसरा आपका होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो पहला आपका होता है मॉडलिंग फेज। तो मॉडलिंग फेज में जो यहाँ पे डिजाइनर होता है ये क्रिएट करता है स्ट्रक्चर डायग्राम, यानी कि यहाँ पे कई सारे इंटिटीज को लेकर के यहाँ पे स्ट्रक्चर डायग्राम को क्या करता है, क्रिएट करता है, और सिस्टम में जो यहाँ पे इंटिटीज होती हैं इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। कहने का मतलब को यहाँ पे वही है कि जब हम लोग सिस्टम को बनाते हैं, जब हम लोग यहाँ पे टारगेट सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ जो डिजाइनर होता है यहाँ पे क्या करता है, एक मॉडल को बनाता है। वही चीज़ जो आपने पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वही चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा फेज आपका है कि स्पेसिफिकेशन फेज। इसमें आप लोग लिखेंगे कि इसमें जो डिजाइनर होता है हर एक फेज में चेक करता है क्या वही सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि मैं जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम को डेवलप कर रहा हूँ क्या वही बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, इसके बारे में वो चेक करता है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो डिजाइनर होता है यहाँ पे वेरिफिकेशन को यूज करता है। कहने मतलब क्या हुआ कि हर एक फेज में चेक करेगा क्या वही सिस्टम बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक, और यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका अगला फेज है इम्प्लीमेंटेशन फेज। जब यहाँ पूरा सिस्टम बन जाता है तब यहाँ पे उस सिस्टम के फंक्शन के बारे में चेक करते हो कि हमने जिस सिस्टम को, जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम की डेवलप की है क्या उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप यहाँ पे चेक करते हो इम्प्लीमेंटेशन फेज में। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ आपका यूज होगा वैलिडेशन। जब आपका पूरा सिस्टम बन जाता है तब आप यहाँ पे कोड को रन करा के चेक करते हो क्या वही सिस्टम बना है या फिर नहीं बना है। अब यहाँ देखिए, JSD का यहाँ पे एडवांटेज क्या है, तो इसका उपयोग किया जाता है रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे डिजाइन किया जाता है सिस्टम का, और आप लिखेंगे इसका मेन फोकस होता है टाइम पे, यानी कि JSD मॉडलिंग फोकस ऑन द टाइम। और यहाँ देखिए, इट कंसीडर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड द टाइम, यानी कि यहाँ पे प्रोसेसिंग पे और यहाँ पे टाइम पे फोकस किया जाता है। रियल टाइम में जो यहाँ पे फंक्शनैलिटी होती है ये प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो यहाँ पे होता है माइक्रो कोड, तो ये माइक्रो कोड एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है JSD। अब आगे देखिए डीमेरिट ऑफ द JSD। अब यहाँ देखिए डीमेरिट ऑफ द JSD, ये क्या होता है, बहुत ही पुअर मेथोडोलॉजी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका यहाँ पे हाई लेवल एनालिसिस है और डेटाबेस डिजाइन के लिए बहुत ही पुअर होता है इसका मेथड। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम होता है किसकी तुलना में, JSD और यहाँ पे OMT की तुलना में जो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका बहुत ही कम होता है। इसीलिए सिस्टम को समझने में यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ में जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है सिस्टम को समझने के लिए। तो यहाँ क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी होता है, किसके कारण, ड्यू टू स्यूडो कोड रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि यहाँ क्या होता है
बहुत ही ज़्यादा स्यूडो कोड रिप्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए जो इसकी मेथड होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक, तो आज आपका UPS यूनिट 3 या आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपके पार्ट नंबर 2 में आपका पूरा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।